नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से चुनाव जीतने के बाद अब बारी है शपथ ग्रहण समारोह की। लिहाजा योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को होगा। कार्यक्रम का समय शाम 4 बजे रहेगा। शपथ ग्रहण समारोह के लिए एकाना स्टेडियम में तैयारियां की जा रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्र सरकार के कई मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। एकाना स्टेडियम में प्रस्तावित शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर योगी की पार्टी के नेतृत्व के साथ मंत्रणा हो चुकी है। यूपी में सरकार गठन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को क्रमशः पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक बनाया गया। शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची को मुख्यमंत्री के गोरखपुर से लखनऊ पहुंचने पर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। जहां एक ओर योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर योगी मंत्रिमंडल को लेकर भी सुगबुगाहट अब तेज हो गई है, क्योंकि इस बार योगी 2.0 सरकार में किसका कद बढ़ा है और किसका ज्यादा तरजीह दी जा रही है, इसकी लिस्ट लगभग तैयार हो चुकी है। इस बार योगी सरकार की मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे भी जुड़ेंगे। वहीं पहले भी डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे। डिप्टी सीएम बनने की रेस में कई नाम सामने आए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आगरा ग्रामीण से चुनाव जीतकर आई बेबी रानी मौर्य और लखनऊ कैंट की सीट से जीतकर आए ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव तो हार गए, लेकिन योगी सरकार की नई कैबिनेट में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। पूर्व आईपीएस राजेश्वर सिंह ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर चुनाव लड़ा और लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से जीत हासिल की। केंद्र में पार्टी के बीच उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है, साथ ही उनकी गिनती तेज तर्रार अधिकारियों में रही है। ऐसे में उनका मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय है। इस तरह यूपी पुलिस में रहे पूर्व आईपीएस असीम अरुण भी योगी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। पूर्व आईएएस ए.के. शर्मा की गिनती पीएम नरेंद्र मोदी के करीबियों में होती है। इस समय वो बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। उनका नाम भी मंत्रिमंडल में होने की बात चल रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भाजपा सरकार पर हमला बोला है। आजमगढ़ पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश ने कहा कि विधानसभा चुनाव में क्या हुआ इस पर चर्चा ना हो सके, इसलिए द कश्मीर फाइल फिल्म को रिलीज किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स फिल्म के टैक्स से जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, उनके मुनाफे से कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर खर्चा होना चाहिए। इसके लिए कमेटी का गठन होना चाहिए जिसमें राजनीति के नेता ना हो। कमेटी में केवल कश्मीरी पंडित ही शामिल हों। वहीं योगी शपथ ग्रहण समारोह में जाने के सवाल पर कहा कि वो कार्यक्रम में नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें बुलाया ही नहीं जाएगा। यदि बुलाएंगे तब भी वो नहीं जाएंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है। यदि डीजल महंगा होगा तो सारी चीजें महंगी होंगी। पहले की तरह भाजपा सरकार इस कार्यकाल में झूठ न बोले। वहीं ईवीएम के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह समय ईवीएम पर बहस का नहीं है। जगह पूछिए, मैं कहूंगा तो कहेंगे कि समाजवादी पार्टी क्योंकि चुनाव लड़ रही थी, आज वो हार गई है इसलिए आरोप लगा रही है। लेकिन बहुत सारी जगह पर काउंटिंग रोक दी गई। मुझे अखबार में पढ़ने का मौका मिला, दैनिक जागरण अखबार में, और आपको भी पढ़ना चाहिए कि जिस अखबार में बनारस साउथ के बारे में लिखा कि 20 राउंड तक किशन दीक्षित जीत रहे थे, 22 राउंड के बाद उनकी जीत का फासला कम होने लगा और 25वें राउंड में 10 गया। इसलिए समीक्षा न हो, चुनाव कैसे जीता हारा गया उस पर चर्चा न हो। इसीलिए कश्मीर फाइल्स उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे नई सरकार ने जो आंकड़े छिपाए थे, नीति आयोग ने आंकड़े बाहर कर दिए, क्योंकि चुनाव खत्म हो गया इसीलिए डीजल महंगा हो गया। चुनाव खत्म हो गया तो नीति आयोग ने भी फैसला सुना दिया कि आपका प्रदेश स्तर कहाँ पर स्टैंड करता है, आपका प्रदेश कहाँ स्टैंड करता है आंकड़ों में। तो ये तो नई सरकार की जिम्मेदारी होगी। हालांकि ये सरकार कंटिन्यूटी में है। अगर कंटिन्यूटी में सरकार है तो कम से कम नीति आयोग के जो आंकड़े हैं उसको सरकार को सोचना चाहिए कि इतने आंकड़े कैसे खराब है सरकार के। आने वाले समय में जितने भी गठबंधन हमारे साथी हैं सब साथ रहेंगे। और समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि हर वर्ग को और जोड़ें।
इस बार हम लोगों ने जोड़ा, हर वर्ग के लोगों ने समर्थन दिया। आने वाले समय में और हम लोग जोड़ करके कम से कम पार्टी का परसेंटेज ऑफ वोट कैसे और बढ़े। यूपी के हरदोई जिले में विधान परिषद स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी अशोक अग्रवाल ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी के साथ पहुंचे भाजपा नेता नरेश अग्रवाल ने निर्विरोध चुनाव जीतने का दावा किया। साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद फाइल्स और मेरठ फाइल्स भी बना लें, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला इस देश में कभी विजयी नहीं हो सकता और देश का नेता नहीं हो सकता। नरेश अग्रवाल ने सपा सांसद एसटी हसन के बयान की कश्मीर फाइल्स को बैन कर देना चाहिए, ये फिल्म नफरत फैलाने वाली है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नरेश अग्रवाल ने कहा कि अगर नीची सोच से सोचेंगे तो इस देश में उनके बयानों का कोई महत्व नहीं होगा। अगर सत्यता दिखाई गई और उस समय के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो उस समय के दोषी हैं, उसको बताना जनता को आवश्यक है। अगर बताया है तो गलत क्या है? तो लगता है कि निर्विरोध चुनाव हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी सपा इतनी डिमोरलाइज है कि पैर खड़े करने का उनमें साहस नहीं है। चुनाव एक तरफा होगा इतना कर। अगर नीची सोच से सोचेंगे तो ये देश में इनके बयानों का कोई महत्व नहीं होगा। अगर सत्यता दिखाई गई है और उस समय के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उसके दोषी है, उसको बताना जनता को आवश्यक है। अगर बताया है तो उसमें गलती क्या है? वो और भी जगह की फाइल बनवा लें, मुरादाबाद फाइल, मेरठ फाइल। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला इस देश को कभी विजय नहीं हो सकता है और देश का नेता नहीं हो सकता। और अब बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। उत्तराखंड में सीएम पर सस्पेंस खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी को नेता चुना गया। 23 मार्च को शपथ ग्रहण करने के बाद पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री होंगे। उनका यह राजनीतिक सफर बेहद ही साधारण सा रहा है। कैसे युवा मोर्चा के अध्यक्ष से प्रदेश के इस दौरान उन्होंने एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के संयोजक के पद पर भी काम किया। उत्तराखंड बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी राज्य बीजेपी में सक्रिय हुए, जिसके तहत राज्य बीजेपी ने 2002 से 2008 तक लगातार 2 बार धामी को उत्तराखंड बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अपने इस जिम्मेदारी में धामी ने पूरे राज्य से बड़ी संख्या में युवाओं को बीजेपी में जोड़ा। वहीं 2007 में जब उत्तराखंड में बीजेपी की वापसी हुई तो 2010 में पुष्कर धामी को राज्य सरकार ने दर्जा मंत्री बनाया, जिसके तहत उन्हें उपाध्यक्ष शहरी अनुश्रवण समिति बनाया गया। इसके बाद उधम सिंह नगर जिले की खटीमा सीट से विधायक पद के लिए चुनाव लड़े और जीत भी हासिल की। 2012 और 2017 का चुनाव जीतकर 2 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और अब दूसरी बार सीएम बनकर अब पहाड़ों की कमान भी संभालेंगे। डेस्क से आंचल कांत्यान की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के बाद सीएम के चेहरे पर लगातार सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन अब ये सस्पेंस खत्म हो चुका है और प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी बनने जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री के तौर पर भले ही पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल छोटा रहा हो, लेकिन इन 6 महीने में धामी के कामकाज की बदौलत बीजेपी दोबारा से सत्ता में आई है, जिसको देखते हुए बीजेपी संगठन ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं विपक्ष के विधायकों ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दोबारा जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं देते हुए चुनावी वादों को पूरा करने की मांग की है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को हम बधाई भी देना चाहते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि उत्तराखंड की जन भावनाओं के अनुरूप, जन आकांक्षाओं के अनुरूप जो उन्हें एक जीत मिली है उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को, उसको वह पूरा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और निश्चित रूप से प्रदेश की महान जनता को बड़ी अपेक्षाएं भी हैं, उम्मीदें भी, आशाएं भी हैं। एक बड़ा जनादेश दिया है और हम चाहते हैं कि उस अपेक्षाएं, जो उनका घोषणा पत्र है, जो उन्होंने वायदे किए हैं, जो उन्होंने जनता के बीच में
अपना एजेंडा रखा है उसको मूर्त रूप देंगे, ऐसा मेरा मानना है। मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा विधानमंडल दल ने पुष्कर सिंह धामी को अपना नेता चुना है। बीजेपी कार्यकाल में पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा की है। वहीं विधानसभा चुनाव में खटीमा सीट से धामी को शिकस्त देने वाले कांग्रेसी विधायक भुवन कापड़ी ने जनता टीवी के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी है। साथ ही मिलकर क्षेत्र का विकास करने की बात कही है। भाजपा विधानमंडल दल ने दोबारा से मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को चुना है। हालांकि वो अपनी सीट खटीमा से हार चुके थे, लेकिन फिर से उनको मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया है। तो खटीमा से कांग्रेस के जो नेता जीते हैं भुवन कापड़ी, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। भुवन जी, आप किस तरह से देख रहे हैं, दोबारा पुष्कर सिंह धामी को नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 6000 के ज़्यादा का अंतर रहा था, वो अपनी सीट गंवा चुके थे, आपको क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पुष्कर धामी जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा और ये उम्मीद करूंगा कि हम लोगों का सबका उद्देश्य खटीमा का विकास करना है और खटीमा के विकास में वो सहयोग करेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का निर्णय है और मैं यही कह सकता हूँ कि जो निर्णय लिया होगा वो उनकी पार्टी का है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। बहुत बधाई है और शुभकामनाएं देता हूँ। भुवन, चुनाव की अगर बात की जाए, वो सीट हार चुके हैं, 47 सीटें और आई थी, अब दोबारा से उपचुनाव उनको लड़ना होगा। खटीमा वो लड़ नहीं सकते, तो क्या कुछ लगता है, कहेंगे क्या इस चीज़ को? नहीं, वो तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने सोचा होगा, उनका कुछ तय होगा, उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। आपको क्या लगता है, क्या कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको लेकर आपने ग्राउंड पे काम किया और पुष्कर सिंह धामी वो चीज़ें नहीं कर पाए जिसके चलते उनको हार का सामना करना? देखिए, जनता है, जिसको चुनती है उससे कुछ उम्मीदें रखती है। अब क्या उम्मीदें उन पर नहीं उतर पाए, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, जिन पर वो खरे नहीं उतर पाए, तो उसको लगा। और जिताने हराने का काम तो जनता करती है, कोई प्रत्याशी किसी को नहीं जिताता, ऐसे पब्लिक हराती है। पब्लिक का मूड है और पब्लिक ने जो है ये हराया है। तो ये थे खटीमा सीट से नवनिर्वाचित विधायक भुवन कापड़ी, जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को हराया है और अब दोबारा से पुष्कर सिंह धामी को ही कमान मिली है उत्तराखंड प्रदेश की। तो शुभकामनाएं दी है भुवन कापड़ी ने भी और साफ तौर पर उम्मीद की है कि आने वाले समय में खटीमा क्षेत्र का विकास जो है वो प्राथमिकता में होना चाहिए, चाहे निर्वाचित विधायक के हाथों में की बात हो या फिर मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी के हाथ में। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस में विधानसभा चुनाव में मिली हार के कारणों की तलाश को लेकर 2 दिवसीय समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। कांग्रेस भवन में पर्यवेक्षक अविनाश पांडे और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव विधानसभावार समीक्षा कर रहे हैं। साफ है कि कांग्रेस संगठन ने 2017 के मुकाबले अपनी सीटों में इजाफा जरूर किया, लेकिन सत्ता में आने से चूक गई है, जिसके बाद से ही संगठन के भीतर की लड़ाई खुलकर सामने आई और एक के बाद एक बड़े नेताओं ने बयानबाजी करना काम कर दिया। वहीं तमाम आरोप है कि हार की समीक्षा को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व में उत्तराखंड कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे को पर्यवेक्षक की भूमिका में भेजा है। वहीं पर्यवेक्षक के सामने पक्ष रखने के बाद बाहर आए धारचूला विधायक हरीश धामी ने खुलकर चुनाव में हुई भीतर घात और भविष्य के चुनाव को लेकर अपनी बात कही और साथ ही विधायक धामी की भी राजनीतिक हत्या करने का आरोप की बात कही है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव उत्तराखंड संजीव चौधरी ने मध्य हरिद्वार में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा दिए गए भगवानकरण के बयान का विरोध करते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा देव संस्कृति यूनिवर्सिटी के समारोह में जिस प्रकार का बयान भगवाकरण को लेकर दिया गया वो निंदनीय है। का जो काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं ये बहुत ही गलत है। महामहिम की जो टिप्पणी रही, मैं कम से कम इतना कहना चाहता हूं कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को बहुत सोच समझकर और गंभीरता के साथ कोई बयान देना चाहिए। वो अब किसी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं है, अब वो इस देश की संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। हरिद्वार के पथरी के ग्राम चंदपुर और कटारपुर के नजदीक खेतों के पास पेड़ पर गुलदार देखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। किसान खेतों में जाने से डर रहे हैं। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने गुलदार की तलाशी के लिए, लेकिन उन्हें कहीं भी गुलदार नहीं दिखाई दिया। घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम बैरंग वापस लौट गई। गुलदार के पेड़ पर चढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ।
राज्यपाल ने प्रदेश के वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई, जिसके बाद विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने का काम किया है। वहीं राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, राज्यपाल सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाद प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत का कहना है कि नए विधानसभा अध्यक्ष का चयन होने तक प्रोटेम स्पीकर ही सभी जिम्मेदारियों को पूरा करता है, जिसकी शपथ राज्यपाल ने उनको दिलाने का काम किया। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खास खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।